हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के हार्मफुल इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर क्या पड़ते हैं। तो जो हमारी एक सीरीज चल रही है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, उसमें आज हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारा, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। The issue of transportation and the environment is paradoxical in nature. From one side, transportation activities support increasing mobility demands for passengers. On the other side, transport activities have resulted in growing levels of motorization and congestion. देखिए, जब हम ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो दोनों ही साइड बाय साइड ट्रांसपोर्टेशन को लेके हम देखें तो साइड बाय साइड हमें फायदे भी हो रहे हैं और नुकसान। ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पैसेंजर्स की जो मोबिलिटी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने की, वो इजी हो रही है। मतलब ह्यूमन बीइंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली और फास्टली पहुंच पा रहा है। दूसरी साइड क्या हो रहा है, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं या मोटराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उससे बेसिकली क्या हो रहा है, उससे कंजेशन इंक्रीज हो रहा है, भीड़ भाड़ बढ़ रही है रोड्स के ऊपर, है ना। और इसके फिर आगे चल के एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं। The transportation sector is becoming increasingly linked to environmental problems. तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के साथ बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ रही हैं। तो बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं हमें इससे, लेकिन साथ के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ रहे हैं। With a technology relying heavily on the combustion of hydrocarbons, notably with the internal combustion engine, the impacts of transportation over environmental system has increased with motorization. अब देखिए, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं और वहां पे जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी उनका कंबशन। तो जैसा हम जानते हैं कि व्हीकल्स के अंदर बेसिकली इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की वहां पे कमी होती है, वहां पे हाइड्रोकार्बन्स या फ्यूल की बर्निंग होती है और उससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है वो चलता है, रन करता है। ठीक है। This has reached a point where transportation activities are a dominant factor behind the emission of most pollutants and thus their impacts on the environment. तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज जो है एक डोमिनेंट फैक्टर हैं, जिनके थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर कई तरह के पॉल्यूटेंट आते हैं और एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं। The most important impacts of transport on the environment relate to climate change। अब देखिए कौन कौन से एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे हैं। पहला है इसमें क्लाइमेट चेंज, एयर क्वालिटी के अंदर चेंज आ रहा है, नॉइस पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, वाटर क्वालिटी चेंज हो रही है, सॉइल क्वालिटी चेंज हो रही है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, और जो हमारा लैंड है ना, उसका भी डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इन सारे इफेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट। The activities of the transport industry release several million tons of gases each year into the atmosphere। जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, कार, बसेस, ट्रक, मोटर्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, उनसे क्या होता है, सेवरल मिलियन टन्स जो गैसेस हैं वो हर साल एटमॉस्फेयर में आती हैं। इसके अंदर कई तरह की गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जैसे लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, बेंजीन, वोलेटाइल कंपोनेंट्स, हैवी मेटल्स में जिंक, क्रोम, कॉपर, कैडमियम, और पार्टिकुलेट मैटर लाइक ऐश और डस्ट। जब इतना सारा मटेरियल एयर के अंदर आएगा हर साल, तो एयर की क्वालिटी को चेंज करेगा। एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको चेंज करेगा, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो। ठीक है। देयर इज एन अब
बेसिकली ये देखा गया है कि जितने भी हमारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हैं, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग से रिलेट होते हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा होते हैं, मैन मेड एक्टिविटीज जो होती हैं। तो जितनी ज्यादा हम लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उससे क्लाइमेट चेंज भी क्या हो रहा है हमारा, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते जा, है ना। सम ऑफ दीज गैसेस आर क्रिएटेड स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो कुछ एक दो एग्जांपल दिए हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड पार्टिसिपेट्स इन डिप्लीटिंग द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। देखिए ओजोन जो है वो मेनली दो गैसेस से हमारा क्या कहते हैं डिप्लीट हो रहा है, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड से। तो ये जो पॉल्यूशन के कारण नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ रहा है, उससे हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। और बेसिकली वो हमें क्या करती है, ओजोन लेयर, ये आपको पता ही है, वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेव करती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन इनकी वजह से जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं, उनसे हमारा क्लाइमेट क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, सीजन में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड है एयर क्वालिटी। तो जैसे हमने अभी क्लाइमेट चेंज में देखा कि कितनी सारी गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही हैं, तो वो एयर क्वालिटी को भी चेंज कर रही है। Highway vehicles, marine engines, locomotives, and aircrafts are the source of pollution in the form of gas and particulate matter emission that affects air quality, causing damage to human health. एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, साथ में जब एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, एयर में पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, तो वो ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और जितने भी ये टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इनसे ह्यूमन बींग के अंदर कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होने के चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम इसमें देखें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, तो उससे बेसिकली वो क्या करता है, जब ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वो लंग फंक्शन को रिड्यूस करता है, अफेक्ट द रेस्पिरेटरी इम्यून डिफेंस सिस्टम, जो हमारा रेस्पिरेशन और हमारी बॉडी का इम्यून डिफेंस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, और साथ में रेस्पिरेटरी जो डिजीज या प्रॉब्लम्स है उनके रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें, they form various acidic compounds that when mixed in cloud water creates acid rain। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एसिड रेन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ये जो एसिड रेन हो गया, या अभी हमने ओजोन डिप्लीशन के बारे में थोड़ा पढ़ा, तो जब हम आगे आने वाले वीडियो में इन टॉपिक्स को अलग से भी डिस्कस करें। ठीक है। Acid precipitation has detrimental effects on the built environment, reduces agricultural crop yields and causes forest decline। एसिड रेन के कारण या एसिड प्रेसिपिटेशन के कारण क्या होता है, हमारी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। एग्रीकल्चर की जो क्रॉप है, पैदावार है, यील्ड है, वो रिड्यूस होती है, और फॉरेस्ट भी हमारे डिक्लाइन। ठीक है। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिस वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो पर्सन है, अगर वो ज्यादा उसको एक्सपोजर कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है, उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, तो उस केस में उसकी डेथ भी हो सकती है। आगे फिर हम देख रहे हैं कि अगर एयर के अंदर और ज्यादा पॉल्यूटेंट है, एयर की क्वालिटी चेंज हो रखी है ना, मतलब, तो उसमें अगर स्मॉग प्रेजेंट है, स्मॉग क्या होता है, फॉग के अंदर अगर स्मोक मिक्स हो जाता है, उसको स्मॉग बोलते हैं, और इस कारण से जो नेचुरल विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इट हैज अ नंबर ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ टूरिस्ट साइट्स। इस अट्रैक्टिवनेस ऑफ टूरिस्ट साइट का मतलब है एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे स्मॉग रहेगा, विजिबिलिटी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे लोग नहीं। Particulate emissions in the form of dust emanating from
vehicle exhaust as well as from non-exhaust sources such as vehicle and road abrasion have an impact on air quality. Particulate emissions की बात की गई है जैसे डस्ट, तो ये बेसिकली particulate मैटर जो है वो व्हीकल से निकलते हैं या अदर ह्यूमन एक्टिविटी से निकलते हैं, ये भी क्या करते हैं एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा चेंज करते हैं। Physical and chemical properties of particulates are associated with health risks such as respiratory problems, skin irritations, eye inflammations, blood clotting, and various types of allergies. अभी जितने भी पर्टिकुलेट इमिशंस हैं, पर्टिकुलेट्स हैं, है ना, फिजिकल या केमिकल फॉर्म में, या इनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जब ये एयर के अंदर आते हैं और एयर के थ्रू हम इनको इनहेल करते हैं, तो ये ह्यूमन बींग के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन, आईज के अंदर इन्फ्लेमेशन, ब्लड क्लॉटिंग और कई तरह की एलर्जीज जो हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है नॉइज। नॉइज जो है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा रन करेगा, चलेगा, जितने भी व्हीकल्स चलेंगे तो वहां पे नॉइज प्रोड्यूस हो। और नॉइज जो होती है जनरली वो क्या होता है, वो इरेगुलर या काउटिक या शाउटिक साउंड होती है ना। इरेगुलर और शाउटिक मतलब अस्त व्यस्त, इस तरह की कोई स्ट्रीम लाइन नहीं है। तो इरेगुलर साउंड्स जो होती हैं, है ना, वो बेसिकली नॉइज होती हैं और वो ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। It is traumatizing for the hearing organs and they may affect the quality of life by its unpleasant and disturbing character. क्योंकि नॉइज का जो एक करेक्टर होता है वो अनप्लीजेंट होता है, ऐसी आवाज तो हमें सुनने में अच्छी नहीं लग रही है ना। तो अनप्लीजेंट और डिस्टर्बिंग करेक्टर होने के कारण एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है, और जो हमारे हियरिंग ऑर्गन है जैसे ईयर है या अदर एनिमल्स के हियरिंग ऑर्गन है, उनके ऊपर एक ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट डालती है। ट्रॉमेटाइजिंग का मतलब होता है शॉक, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइज लेवल अबव 75 डेसिबल seriously hampers hearing and affects human physical and psychological well-being. 70 या 75 डेसिमल से ज्यादा साउंड का एक्सपोजर है तो वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ह्यूमन बींग चिड़चिड़ा हो सकता है, इरिटेशन उसमें स्टार्ट हो सकती है, उसके काम करने की एफिशिएंसी जो है वो कम हो सकती है। ट्रांसपोर्ट नॉइज emanating from the movement of transport vehicles and the operations of ports, airports, and rail yards affects human health through an increase in the risk of cardiovascular diseases. अब ट्रांसपोर्ट मीन से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से ह्यूमन बींग के अंदर कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। Also, it have a negative impact on the urban environment reflected in failing land values and loss of productive land uses. लैंड वैल्यूज, जमीन की वैल्यू या प्रोडक्टिव लैंड यूजेस जो है उनमें भी कमी देखने को मिली है, क्योंकि जिस जगह पे ज्यादा शोर होगा, जहाँ पे ज्यादा नॉइज होगी, उस प्लेस की जो वैल्यू है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी का वाटर क्वालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस, वाटर के ऊपर भी ये इफेक्ट डालते हैं। फ्यूल, केमिकल एंड अदर हैजार्डस पार्टिकुलेट्स डिस्कार्टेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, कार्स, ट्रक्स, ट्रेन एटसेट्रा कैन कंटामिनेट रिवर्स, लेक, वेटलैंड एंड ओशंस। जितने भी हमारे वाटर के सोर्सेज हैं, चाहे वो रिवर हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, वेटलैंड्स हो, ओशंस हो, ये सब जो है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी से जो भी फ्यूल्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, फ्यूल का मतलब है फ्यूल बर्निंग के बाद जो एग्जॉस्ट निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, पर्टिकुलर हैजार्डस या पर्टिकुलेट मैटर जो रिलीज हो रहा है, वो वाटर क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर। बिकॉज डिमांड फॉर शिपिंग सर्विसेज इज इंक्रीजिंग, marine transport emission represent the most important segments of water quality inventory of the transportation sector. अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, सी और ओशन के अंदर जो बड़े बड़े कार्गो और शिप्स चल रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उनकी डिमांड बढ़ने के कारण वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट। द मेन इफेक्ट्स ऑफ मैराइन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन ऑन वाटर क्वालिटी predominantly arise from dredging, waste, ballast water, and oil spills.
देखिए वाटर क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है, मैराइन ट्रांसपोर्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें चार एक्टिविटी हैं बेसिकली: ड्रैजिंग, वेस्ट, बैलास्ट, बैलास्ट वाटर और ऑयल स्पिल्स। ठीक है। अ, जो जितने भी हमारे शिप्स या बोट्स या कार्गोस चल रहे हैं, उनका वेस्ट मटेरियल सी और ओशन में गिर रहा है ना। ऑयल स्पिल्स, शिप के अंदर जो भी फ्यूल यूज हो रहा है या ऑयल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस कई हजार्डस केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ऑयल स्पिल के कारण या लीकेज के कारण वो सी ओशन में आ रहे हैं, तो वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। बैलास्ट वाटर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अ, ये फ्रेश या सॉल्ट वाटर होता है जो शिप के टैंक में भरा जाता है। शिप के जो टैंक्स होते हैं उनमें बैलास्ट वाटर को हम भरते हैं, और बैलास्ट वाटर बेसिकली क्या करता है, वो शिप को स्टेबिलिटी देने का काम करता है ना। तो बैलास्ट वाटर को टैंक में कम ज्यादा करके शिप की स्टेबिलिटी बनाए रखी जाती है। अब ये जो बैलास्ट वाटर होता है बेसिकली ये सी ओशन से लिया जाता है। अब मान लीजिए एक प्लेस से शिप ने चलना शुरू किया, तो वो अपने टैंक में बैलास्ट वाटर भर लेगा टैंक में, ताकि स्टेबल बना रहे। और वो बैलास्ट वाटर के साथ साथ, उस वाटर के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो कुछ एनिमल्स हैं, वो भी शिप के टैंक में आ जाते। अब शिप एक जगह से चला, दूसरी जगह पहुंचा, दूसरी जगह पहुंचने पे क्या होगा, वो बैलास्ट वाटर को छोड़ दिया जाएगा, खाली किया जाएगा टैंक को। तो एक जगह की जो डायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी है, एक जगह के एनिमल है, वो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, उनका हैबिटेट चेंज हो रहा है, और उन एनिमल्स के ऊपर भी बेसिकली क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़। ठीक है। ड्रैजिंग क्या होता है? ड्रैजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डीपनिंग हार्बर चैनल्स बाय रिमूविंग सेडिमेंट्स फ्रॉम द बेड ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर। देखिए, जो हार्बर चैनल्स होते हैं वहां पे सेडिमेंट जमते रहते हैं, तो वाटर, उस हार्बर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो टाइम टू टाइम उन सेडिमेंटेशंस को निकालना जरूरी होता है, इसी प्रोसेस को ड्रैजिंग। तो ड्रैजिंग इज असेंशियल टू क्रिएट एंड मेंटेन सफिशिएंट वाटर डेप्थ फॉर शिपिंग ऑपरेशन एंड पोर्ट accessibility। जो शिपिंग ऑपरेशंस हैं, है ना, या पोर्ट है, हार्बर है, वहां पे काम स्मूथली चलता रहे, वहां पे सफिशिएंट वाटर मेंटेन रहे, इसीलिए इन सेडिमेंटेशन को टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है। तो बेसिकली ये ड्रैजिंग एक्टिविटीज जो होती है, जब करते हैं, सेडिमेंट्स को निकालते हैं, तो पानी के अंदर टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट कैन अफेक्ट द मैराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और कंटामिनेटेड सेडिमेंट्स जो निकाले जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, द कंटामिनेटेड सेडिमेंट्स एंड वाटर रेज्ड बाय ड्रेजिंग रिक्वायर स्पॉइल डिस्पोजल साइट्स एंड डीकंटामिनेशन टेक्निक्स। अब इनको, ये जो कंटामिनेटेड सेडिमेंट्स हैं, ये जो निकाले गए हैं, अब इनको डिस्पोज करना है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए, तो अलग से हमें प्रोसेस अप्लाई, है ना। लेकिन बेसिकली ये देखा गया ड्रेजिंग के कारण टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो है, जो मेराइन एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सॉइल क्वालिटी। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल कंटामिनेशन। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो बेसिकली सॉइल के ऊपर इफेक्ट, उससे सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है, और सॉइल हमारी क्या होती है, कंटामिनेट। Coastal transport facilities have significant impact on soil erosion. Soil contamination can occur through the use of toxic material by the transport industries. तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है, उससे जो वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल निकल रहा है, और उसको डायरेक्टली सॉइल के ऊपर छोड़ा जा रहा है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं, सॉइल को कंटामिनेट करते हैं। ठीक है। Fuel and oil spills from motor vehicles are washed on roadsides and enter the soil. अब देखिए, जनरली जब व्हीकल्स की वॉशिंग की जाती है ना, तो वॉशिंग करने के टाइम पे रोड साइड से फ्यूल रेजिड्यूज या ऑयल स्पिल्स जो होते हैं, ऑयल्स हो गए, है ना, लुब्रिकेंट्स हो गए, मोबिल ऑयल हो गया, या पेट्रोल डीजल, इस तरह के केमिकल्स हो गए, ये सब सॉइल के अंदर एंटर करते हैं, और सॉइल की क्वालिटी को चेंज करें। Chemicals used for the preservation of railroad ties may enter into the soil. Hazardous materials and heavy metals have been found in areas contiguous to railroads, ports, and airports.
तो जो रेल रोड्स, पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स के किनारे जनरली जो सॉइल होती है, उसमें यह पाया गया है कि उस सॉइल के अंदर बहुत सारे हैजार्डस मटेरियल या केमिकल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जब भी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी शुरू होगी तो वो नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करेगी, है ना। द नीड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन हैज लेड टू डिफॉरेस्टेशन। कहीं पे हमें रेलवे लाइन जो है वो बिछानी है, कहीं पे हमें रोड्स बनानी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, बस स्टैंड्स बनाने हैं ना, तो वहां पे बेसिकली लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, और लैंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना। तो जब भी पेड़ों को काटेंगे या फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होगा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का नुकसान। Many transport routes have required draining land, thus reducing wetland areas and driving out water plant species. कई जो वेटलैंड एरियाज हैं वहां पे जब रोड्स बनाने का काम या इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, इन एक्टिविटीज के कारण जो पानी होता है ना, जो वेटलैंड के लिए जरूरी है, वो पानी रिड्यूस हो जाता है वहां पे, तो वेटलैंड एरिया भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम। और लास्ट पॉइंट है इसमें लैंड टेक, जमीन की रिक्वायर। तो एक जगह जैसे रेलवे लाइन हमने बना दिया, एक जगह रोड बना दी, तो एक तरीके से वो लैंड क्या हो गई, वो बेकार, उसको बेसिकली डिग्रेड हो गई वो लैंड, या वो उसको ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए लैंड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो transportation facilities have an impact on the urban landscape. The development of development of ports and airport infrastructure is significant feature of the urban and peri-urban built environment. अर्बन एरियाज में या दूसरे एरियाज में जहाँ पे भी हमें एयरपोर्ट्स बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है, रेलवे लाइन बनानी है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन को चलने के लिए लैंड का लैंड को एक्वायर किया जाता है, और वो लैंड बेसिकली एक तरीके से घिर जाती है या समाप्त हो जाती है, खत्म, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लैंड का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के मेन इफेक्ट्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर पड़ते हैं या फिर हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है। अब चैनल का नेम आप लोग याद रखिए, लर्न विद राजीव। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता, तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।